तुर्की समेत 5 देशों में 7.8 रिएक्टर के पैमाने पर भूकंप से भारी तबाही हुई। लगभग 4000 लोगों के मरने की आशंका है। घायलों की संख्या का अभी तक पता नहीं है। पूरे विश्व में इसे लेकर बातें हो रही हैं। भारत समेत कई देशों ने तुर्की को आपदा में मदद भी भेजी है। लेकिन ये खबर का एक हिस्सा है। खबर का दूसरा हिस्सा ये है कि दिल्ली एनसीआर भी भूकंप के बहाने पर बैठा है। दिल्ली एनसीआर में लगातार बीते काफी समय से भूकंप आते रहे हैं। हालांकि उनकी तीव्रता और सेंटर कई बार अलग अलग जगह होता रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार 2017 से लेकर 21 तक लगभग 39 बार अब तक भूकंप आ चुका है। ऐसे में दिल्ली एनसीआर के सिस्मिक जोन 4 में होने के बाद यहां पर हमारी भूकंप से निपटने के लिए कितनी तैयारी है, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। इस परिचर्चा को करने के लिए मेरे साथ एक विशेष पैनल है जिसमें एनडीआरएफ के पूर्व डीजीपी नवीन कुमार भटनागर जी हैं, समाज सेवी राजीवा सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेश बैरागी जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा हैं। अब मैं पूरे कार्यक्रम को शुरू करता हूं राजीवा सिंह जी से। राजीवा जी, बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर सिस्मिक जोन 4 में 7 रिएक्टर्स का भी भूकंप आ जाए या 6 का भी आ जाए तीव्रता का, तो हमारी स्थिति क्या है यहाँ पर, सबसे पहले ये समझने की बात है। और ये सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आप लगातार यहाँ पर सवाल उठाते रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले अंश जी इस कॉन्फ्रेंस को वो देने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए। बहुत जरूरी है ये जो डिस्कशन है इसके ऊपर। और दूसरी चीज जो आपने बोला उस पे भी हमें बहुत ही शौक है। जो जितनी मृत्यु हुई है वहां पर तुर्की में जो आया है, ये बहुत ही एक कष्टदायक चीज। तो नंबर्स में देखा 5000 तो अभी बता रहे हैं, ये काफी ऊपर जाएंगे नंबर्स। लेकिन ये सब देखते हुए क्या होता है कि यहाँ पर भी एक डर का माहौल पैदा हो जाता है। मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे दूं अपना बाकी पैनलिस्ट के लिए कि मैं नोएडा फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन जो है, जो हाई राइज सोसाइटीज है, उनका अध्यक्ष हूँ। और हमारे साथ 80 से 100 हाई राइज सोसाइटीज जुड़ी हुई हैं। और एनसीआर जो है, अभी मैं उस प्रश्न पे आता हूँ जो अंशु जी ने पूछा है मेरे से कि क्या क्या हो सकता है यहाँ पर। तो नोएडा एक नई सिटी है जो डेवलप हो रही है। हालांकि अराउंड 45 इयर्स ओल्ड हो चुका है नोएडा को, लेकिन जो वर्टिकल लिविंग है उसका कंसेप्ट जो है अभी पिछले 10-15-20 साल में ज्यादा आया है। जो कि जैसे बॉम्बे जैसी सिटी में जो बहुत पहले आ गया था वर्टिकल लिविंग का, लेकिन नोएडा और गुड़गांव भी ले लें, चाहे जो भी एनसीआर के जो रीजन्स हैं, वहाँ तमाम जगहों पे वर्टिकल लिविंग शुरू हो गई है। अब वर्टिकल लिविंग तो जरूरी भी है क्योंकि पॉपुलेशन कंसंट्रेशन जो है बहुत बढ़ता जा रहा है और एक्सपेंशन होता जा रहा है। कुछ इसमें मैं ये भी कहना चाहूंगा कि एक ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है इस नोएडा की जो है अचानक बढ़ गया है। इस पे ऑर्गेनिक से मैं बोलूंगा कि कोई प्लान्ड वे में इसे ठीक से नहीं कराया गया है, बनाया गया है। तो अब जब हम बात करते हैं कि हाई राइज सोसाइटीज में अगर यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको डर कैसा है, देखिए अभी अंशु जी ने भी बताया कि सेस्मिक जोन जो है हमारा 4 में आता है। और 4 में जो है रिक्टर स्केल पे करीबन 7 या 8 के करीब भी जा सकता है। तो जो अथॉरिटी है, देखिए जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है वो है नोएडा अथॉरिटी, जो कि इसको रेगुलेट करती है। जितना भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाई राइज सोसाइटीज का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पर, उसका रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है नोएडा अथॉरिटी है। और वही इसको ऑडिट भी करती है। और लेकिन जो दुखदाई बात यह है कि यहाँ पर हाई राइज सोसाइटीज तो बन गई हैं और कागज पे भी ये सब है कि जो जितनी भी हमारी हाई राइज सोसाइटीज हैं वो 4 या
सेस्मिक जोन 4 या 5 के हिसाब से बनाई जा रही हैं। लेकिन एक गैप है, सबसे बड़ा गैप जो डर लोगों के बीच में है, कि वो गैप ये है कि जो पेपर्स पे जो दिया गया है कि इस तरह से कंस्ट्रक्शन होता है, क्या बिल्डर्स ने उस तरह से उसको बनाया है कि नहीं? क्या वो अर्थक्वेक ये प्रूफ एक है बड़ा कि नहीं? सवाल है। मैं इसी सवाल पे जो है सबसे पहले डॉक्टर, अच्छा, हाँ डॉक्टर जी थोड़ा जी, मैं बहुत रोक रहा हूँ आपको एक अहम मिनट, मैं एक सवाल। मिनट रोक रहा हूँ। हाँ ये जी, एक हाँ बड़ा जी। सवाल है। मैं इसी सवाल पर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को ला रहा हूँ। देवेंद्र शर्मा जी, ये जो दिल्ली एनसीआर में अचानक से हाई राइज बहुत तेजी से उठा, और हाई राइज के साथ साथ एक ऐसा लो राइज भी डेवलप हुआ जिसको हम बिल्डर फ्लोर कहते हैं, तो ये पूरा का पूरा भूकंप के मामले में बेहद संवेदनशील है। क्योंकि हाई राइज, जैसा कि राजीवा सिंह जी कह रहे हैं कि हाई राइज के लिए कम से कम एक सर्टिफिकेशन तो है आईआईटी रुड़की का, कि वो पूरा होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, मगर एक सर्टिफिकेशन तो है। मगर हमारे पास इस क्षेत्र में ये जो जितना बाकी स्लम डेवलप हो रहा है, इसके लिए ना तो कोई योजना है, ना ही हमारे प्रशासन जो है, चाहे वो नोएडा, दिल्ली, गाजियाबाद या ग्रेटर नोएडा हो, यहां पर अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे। तो इस पे आपका क्या राय है? सर, मैं यहाँ सिंह साहब की बात से बहुत हद तक एग्री करता हूँ। जी और इस जिस विषय पे हम आज चर्चा कर रहे हैं कि तुर्की में, जो कि लगभग हमारे यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक हादसा हुआ है, दुखद हादसा है, एक भी जान जाती है तो वो एक इंसानियत के लिए दुख है और दुख प्रकट करने का विषय है। और वहां पर 5,000 जाने गई हैं। जी लेकिन मैं इस बात को कुछ इस तरह कहता हूं कि हमको इस चीज को चिंता प्रकट उस समय से कर रहे हैं जब हमने शाहबेरी को देखा। तो हमें तुर्की जी, जाने की जरूरत नहीं है सर। हाँ हाँ, हम लोगों ने शाहबेरी को बिल्कुल लाइव देखा था सर। हम्म, और उस समय ये बातें बड़े जोर शोर से चली। जो अथॉरिटीज हैं, जो इन हाई राइज सोसाइटियों को की संरक्षक है, जिनके आदेश पर, जिनके संरक्षण में ये हाई राइज सोसाइटी बनी है, जहां पर इन सोसाइटियों को लेकर, देखिए, बढ़ती जनसंख्या, इन बहुमंजिली इमारतें इस बढ़ती जनसंख्या के कारण वर्तमान की आवश्यकता है। जी लेकिन समस्या यह है कि हमारे देश के अंदर जहां खाने की चीजों में मिलावट हो जाती है, तो ऐसे में बिल्डर के द्वारा जो ये बनाए जा रहे हैं मकान, तो इसकी श्योरिटी क्या है कि जो इनके प्रमाणिक है, इनकी क्वालिटी उच्च दर्जे की होगी। ओके, बताया कि दिल्ली एनसीआर, जो कि हाई राइज भूकंप जोन में आता है, वहां पर बेतरतीब तरीके से ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं। और इसके साथ साथ क्षेत्र दो हिस्सों में बटा दिखाई देता है। शाहबेरी घटनाक्रम पर यह चर्चा जोर शोर से चली थी कि चलिए, आप कम से कम एक बड़े दुखद हादसे के बाद इन ऊंची इमारतों की चिंता तो लेकिन उन गांवों के बारे में देखिए जिन गांवों में को इस विकास ने स्लम में जी तब्दील कर दिया है। आप सब विश्वास मानिएगा, 5-5 फीट की गलियों में, जहां यदि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए तो रेस्क्यू करने में भी कई दिन लग जाएंगे। ओके, वहां पर 4-4, एक एक ईंट की दीवार पर कई कई मंजिल खड़े हैं। खुद मैं नोएडा के कई गांव में इस तरह की इमारतों को देख चुका हूं, जिनको देख करके और उनकी कल्पना भूकंप के दौर में करके डर लगता है कि यदि कोई हादसा, जरा सी धरती हिल गई तो यहाँ पर हालात क्या होंगे। ठीक, वहां पर न दीवारों के अंदर पिलर है, न कोई मानक है, न कुछ है, बस ऊंची ऊंची अट्टालिका चढ़ा दी गई है। तो ये सब एक चिंता का विषय तो है ठीक सर। है सर। अब मैं राजेश बैरागी जी को ला रहा हूँ। राजेश जी, हमारे दो वक्ताओं ने ये बताया कि ना तो हाई राइज सुरक्षित है और ना लो राइज सुरक्षित है। अब समस्या ये है कि हमारे प्रशासन तक ये आवाजें पहुंचती हैं, या सरकारें बस अपने अपनी मस्ती में हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं। हम दिल्ली सरकार है तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, लंदन बना दिया है, और उत्तर प्रदेश सरकार है तो वो कह रही है कि हमारा जो आर्थिक शहर है, आर्थिक राजधानी है, ये गौतम बुद्ध नगर जिला, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना आते हैं, और तीनों दरअसल यमुना की जमीन पर आते हैं, जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। तो ये हमारे जो प्रशासन है, क्या इनके पास कोई इसको लेके प्लान है ऐसा, जो ये करने की सोच रहे हैं या सोचते हैं, या फिर इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होगा तो फिर एनडीआरएफ वालों को बुलाएंगे? मैं थोड़ा सा विस्तार से रखूंगा अपनी बात। दरअसल ये जो आपका आज का विषय है, जी हम उस पर आते हैं कि ये यहाँ कोई व्यवस्था है क्या। जी
तो व्यवस्था के लिए जो भी यहाँ अथॉरिटी काम कर रही है, यहाँ 3 अथॉरिटी मेन रूप से, मुख्य रूप से काम कर रही है, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना। बिल्कुल। इन सबके पास एक काफी विशालकाय आकार में नियोजन विभाग है, जो इसी बात के लिए है कि शहर का नियोजन किस प्रकार किया जाएगा कि उसको भूकंप की दृष्टि से भी सुरक्षित बनाया जाएगा और उसमें लोगों के रहन सहन का सुलभ तरीका विकसित किया जाएगा, जिससे कि वाहनों की आवाजाही, उनका जहां वो पार्किंग होगी, उन सब का भी ध्यान रखा जाएगा। इस सब चीज के लिए नियोजन विभाग, और नियोजन विभाग की स्थिति ये है कि नोएडा अथॉरिटी में पहले तो जो नियोजन विभाग के प्रमुख होते थे वो जाते थे मकान देखने। फिर धीरे धीरे जब मकान या जो भी बिल्डिंग बनती थी तो उसको चेक करने के लिए वही जाते थे। उसके बाद धीरे धीरे असिस्टेंट प्रोजेक्ट इंजीनियर के स्तर का आदमी जाने लगा, फिर जेई, और अब कोई जाता नहीं है। मतलब जो मैं आपको बता रहा हूं कि अब कोई नहीं जाता है। अब क्या होता है कि वो कहते हैं फोटो खींच कर ला दो, फाइल का पेट भरना है, और वो मकान तैयार नहीं है, उसका किसी भी मकान पर एक नेम प्लेट बनाकर, नंबर प्लेट बनाकर, वो लगाकर उसके फोटो खींचकर वहां पर कंप्लीशन मिल जाता है। शायद राजीवा सिंह मेरी बात से बिल्कुल सहमत होंगे कि ये चल बिल्कुल है ना। अभी पिछले दिनों ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के एक प्रबंधक को, नियोजन विभाग के प्रबंधक को पकड़ा गया कि वह साइट पर नहीं गया था, और उसने अपनी बाकायदा रिपोर्ट लिखी कि मैंने साइट विजिट किया और सब कुछ ठीक पाया और कंप्लीशन जारी कर दिया। मैं दूसरी तरफ जाता हूं कि मैं बिहारीगढ़ है एक जगह सहारनपुर में, मैं वहां गया तो वहां पर एक प्लांट था जहां पर कोर सैंड का काम चल रहा था। कोर सैंड वो बनाकर बेचते हैं। वहीं घग्गर नदी है, उसका जो सैंड है उसे कोर सैंड कहते हैं, उसको लाकर देना होता है। उसमें मिट्टी मिला रहे थे वो, तो वो मालिक बैठा था। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा सरकार तो जोर दे रही है कि भूकंप रोधी मकान बना रहे हैं, आप ये तो कोर सैंड में मिट्टी मिला रहे हैं। बोला कि जी इससे, इस मटेरियल से बनने वाले मकानों को भूकंप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे मेरी बात को? उसने कहा कि इस मटेरियल से बनने वाले मकानों को भूकंप की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी, वो अपने आप गिर जाएंगे। बड़ा बोल्ड आदमी था वो, जाट, संभवतः जाट था वो, जो उसका जो प्रेशर मालिक था। मैंने यहाँ देखा है, जो नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के गांव हो या शहर में, ये जो सेक्टर डेवलप हो रहे हैं और इनमें हाई राइज बिल्डिंगें जो हैं, उनमें कितना खतरा है हाई राइज बिल्डिंगों में, इस पर मेरा कोई तकनीकी ज्ञान नहीं है कि जो उसमें जो साफ्ट डाली जा रही हैं और जो पिलर बनाए जा रहे हैं उनका वो ठीक है कि नहीं। लेकिन मैं गांवों के बारे में बताता हूँ कि गांवों में जिस तरह से मकानों की संरचना हो रही है किराएदारी के चक्कर में, वो एक बेहद खतरनाक, जैसा देवेंद्र शर्मा जी ने भी अपने समय में उल्लेख किया है कि वहां एक ईंट की दीवार है, एक ईंट की दीवार होना कोई बुरी बात नहीं है अगर उसका पिलर ठीक है। यहाँ पिलर कैसे बनाए जाते हैं ये मैं बता देता हूँ। जैसे भैंस बांधने के लिए खूंटा गाड़ा जाता, ऐसे पिलर गाड़ कर, और खुद की संतुष्टि के लिए कि हम पिलर पर मकान बना रहे हैं, जबकि उसका जो इंजीनियरिंग फॉर्मूला है वो ये है कि जितना चौड़ा पिलर होगा उसका 4 गुना या 5 गुना उसका नीचे बेस बनाया जाएगा, उसमें से पिलर जनरेट होगा। यहाँ पिलर जितना ऊपर दिखाई दे रहा उतना ही नीचे है जमीन में। वो केवल खूंटे गड़े हुए हैं और उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ मटेरियल की स्थिति यह है कि कुछ बिल्डर्स का नाम प्रसिद्ध है कि वो जो है अच्छा मटेरियल लगाते हैं, बाकी सबका, एक बिल्डिंग का मैं अभी नाम लेना ठीक नहीं होगा कैमरे के सामने। यहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एक बिल्डिंग बन रही है, कई वर्षों से बन रही है। उसमें जिस तरह का, मैं उस पर जाता रहता हूँ, किसी कारणवश मैं जाता हूँ वहाँ, उस बिल्डिंग में 25 मंजिल, शायद वो 25 छत उसमें डल चुकी हैं।
कुछ और छतें भी डलनी बाकी हैं, उसमें इस तरह का मटेरियल लगा हुआ है कि यदि ठीक से हथौड़ा मार दिया जाए तो बीच में से पिलर टूट जाए। ओके, अब और कोई देखने वाला नहीं। ठीक है, ये प्रशासन की एक नजरअंदाजी है और हमारा ही लालच है लोगों का, हमारे जैसे लोगों का जो ये बना रहे हैं, जिनको हम बिल्डर कहते हैं। अब मैं ला रहा हूँ एक मिनट में लूंगा। ये लालच नहीं है, ये दरअसल है क्या कि जब बिल्डर जो ब्रोशर पर छापता है ना, वो बहुत खूबसूरत होता है ब्रोशर। ब्रोशर पर फ्लैट बिकते हैं और या तब बिकते हैं जब उनको कब्जा दिया जाता है। जी। उस समय तक सब कुछ ढक चुका होता है और जब ब्रोशर बिक रहा होता है तब फ्लोर पर कुछ होता ही नहीं। ठीक है, मैं अब नवीन भटनागर जी को ला रहा हूँ। नवीन भटनागर जी, आप जानते हैं कि आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन में पूर्व भी रह चुके हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की भूमिका हमेशा डिजास्टर होने के बाद ही क्यों आती है? क्या इससे पहले भी सरकार का ये जो तंत्र है ये सब चीजों को टाइट नहीं कर सकता है, या नहीं कर पाता, या करता ही नहीं है, या हमारी कुछ गलतफहमी है? एक्चुअली क्या है कि मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये आपदा प्रबंधन जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड है और इसके लिए 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाया था और पॉलिसी 2009 में बनाई थी और इसी के तहत एनडीआरएफ का गठन हुआ था। एनडीआरएफ जो है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है, ये हमेशा डिजास्टर होने के बाद ही जाती है। लेकिन इसके अलावा भी सेक्शन पॉलिसी 2009 में सेक्शन 10 में दिया गया है कि हम जो है स्टेट गवर्नमेंट को एजुकेट कर सकते हैं, उनकी एजेंसीज को एजुकेट कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट पे, फायर मैनेजमेंट पे, इस पे हम ट्रेनिंग दे सकते हैं और उसी के तहत हम टाइम टू टाइम ड्रिल करवाते रहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटीज को, पब्लिक को, और जहां से डिमांड आती है वहां पर खाली टाइम में। अब जैसे हमारे पास टाइम होता है तो ट्रेनिंग के लिए हमें बुला सकते हैं और हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। अच्छा, जहां तक है अभी बहुत से ऐसी एजेंसी हैं, अब जैसे मैं डीआईजी था एनडीआरएफ में, रिटायर हो गया हूँ और मुझे बहुत से लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए या ऐसे ट्रेनिंग्स के लिए बुलाते हैं। वहां जाके हम आपके वेलफेयर सोसाइटीज के अंदर, कॉर्पोरेट्स में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के उसके लिए बुलाते हैं, ऑडिट्स के बुलाते हैं, हम ऑडिट भी करते हैं, फायर ऑडिट है, डिजास्टर ऑडिट है, ये सब करते हैं। तो पॉलिसी है, करना चाहिए, हर एक को ऑर्डर भी है करते, लेकिन नहीं करते। जैसा कि अभी जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश है राइटिंग में, सारे स्कूलों में बच्चों को फायर की, रेस्क्यू की, डिजास्टर की ट्रेनिंग देनी है। सारे बिल्डर्स को, उनकी लेबर को, उनको सबको आप पढ़ लीजिए ये जो इसका पॉलिसी है, डिजास्टर पॉलिसी 2009 सेक्शन 10, आप क्लियर किया हुआ है, इवन देन लेबर को भी ट्रेनिंग देनी है। अब जैसे आपके बार बार जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ बराबर कि लोगों को ट्रेनिंग नहीं दी है, और जब ट्रेनिंग नहीं दी है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वो कहां से सीरियस होंगे, मुझे इतना और बताइए। दूसरा, गवर्नमेंट एजेंसी जो जितनी है टॉप टू बॉटम बिल्कुल सीरियस नहीं है। मैं खुद नोएडा में रहता हूँ, पहले दिल्ली में रहता था, अभी नोएडा में रहता हूँ। मैं खुद देख रहा हूँ कि जो हमारी सोसाइटी है जहाँ रहते हैं, यानी ऐसी सोसाइटी, एक मेरा फ्लैट है, एक नाम नहीं लेना चाहता, यहीं पर है ग्रेटर नोएडा में, वो बिल्डर को 3-4 बार कह लिया, बाज नहीं आता है। फ्लैट तो दे दिया उसने काफी महंगा, और उसने मशीनें अंदर लगा रखी हैं और उसकी बाकायदा कारखाना चल रहा है। वो कारखाना जो है वो प्रेस मशीनें बड़े वेट के साथ चलता है, और उसकी जो वाइब्रेशन होती है उससे दीवारों में चटक आ गई है, जो पिलर्स है उनमें क्रैक आया हुआ है। वो हमने दिखाया, बताया, नहीं सुना, कोई असर नहीं हुआ। अथॉरिटीज को कंप्लेंट किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप बताइए, इससे ज्यादा बेशर्माई की हद ऑन द चैनल कह रहा हूं मैं, आप इसे चाहो तो वायरल कर देना। मैं जिम्मेदार आदमी हूं, भारत सरकार का मैं एडवाइजर हूं, और हर टीवी चैनल से मेरे प्रोग्राम आते हैं, अभी भी प्रोग्राम देकर चुका हूं। मैं बता रहा हूं, इतनी बेशर्माई की एक लिमिट होती है भाई।
जो अथॉरिटी वाले कान में रुई डाल के बैठे हैं, वो किस लिए बैठे हैं मैं अपने मुंह से नहीं बता सकता, आप सबको मालूम है। ठीक है, तो मैं यही रोक रहा हूँ जी, मैं यही रोक रहा हूँ। मैं राजीवा सिंह जी को ला रहा हूँ। राजीवा सिंह जी, ये जो एक बात बोली नवीन भटनागर जी ने कि नियम तो हैं, मगर पहली बात तो ये है कि अवेयरनेस नहीं है। चाहे वो समाज सेवी हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे वो कोई भी हैं, तो जब अवेयरनेस नहीं है तो उसके लिए जिम्मेदारी भी नहीं है जी। और जब कुछ हो जाता है, जैसे बीते दिनों लखनऊ में एक बिल्डिंग गिर गई थी, तो हम उस बिल्डर को या उसको ढूंढते फिरते हैं और जब लोगों की लाशें निकलती हैं तो रोते हैं। जैसे कि देवेंद्र जी ने भी कहा कि शाहबेरी की हमें घटना याद है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उस शाहबेरी की घटना के बाद, बिल्डिंग गिरने के बाद लगातार यहां पर ऐसे निर्माण होते रहे हैं, होते जा रहे हैं और उनमें फ्लैट खरीदने वाले भी हम ही लोग हैं। तो ये क्या अवेयरनेस की कमी है या नेग्लिजेंस है, या हम चाहते ही नहीं है कि ठीक है सब कुछ राम भरोसे है, जब तक जिंदा है जिंदा है। मैं इस पे आपको बताना चाहूंगा कि एक तो सिचुएशन, आज की सिचुएशन जो है, हम लोग ने अभी जो डिस्कस करी, बैरागी जी ने भी और देवेंद्र जी ने और डीआईजी साहब ने भी ये बताया कि सिचुएशन क्या है आज की। मतलब कि कोई ऑडिट नहीं है, पहली चीज तो कोई ऑडिट नहीं है, कोई क्रॉस एंड चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है सिस्टम में कि हमारे प्रोसेस, वो तो है, सारे प्रोसेस भी अच्छे होते हैं, गवर्नमेंट के प्रोसेस अच्छे होते हैं, लेकिन उसको बाईपास कर दिया जाता है। ये किस्सा सिलसिला वहीं से शुरू हुआ था जहां पर अभी देवेंद्र जी ने शाहबेरी का केस बताया, काफी हलचल मची थी उस समय। और मुझे याद है कि एडमिनिस्ट्रेशन से शायद आईआईटी का कोई वो भी आया था, चेक भी करे थे उन्होंने, पूरे डिस्ट्रिक्ट में करे थे और 300-400 बताया भी था कि जो डेंजरस है, लेकिन एक्शन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई एक्शन नहीं हुआ है उस पे, मेरे ख्याल से कोई एक्शन नहीं है। बाकायदा डीएम से जो है बिल्डर्स के खिलाफ वो नोटिस निकले हुए हैं, लेकिन सारी बिल्डिंग बनी, बिकी, और अब लोग कह रहे हैं कि हमारी बिल्डिंग हमने खरीद ली है तो हमको सुविधाएं दो, चाहे इसमें मर जाएं। तो दूसरा केस था जो कि गुड़गांव में हुआ था, आपको याद होगा, एक साल पहले, जो गुड़गांव में पूरी की पूरी बिल्डिंग जो थी एक साइड से पूरी गिर गई थी। उस टाइम क्या हुआ था कि तीनों अथॉरिटीज को जागे, सब लोग जागे कि भैया कुछ करना चाहिए, तो एक स्ट्रक्चरल ऑडिट पॉलिसी बनाई गई थी, बनाई भी है, इफेक्टिव भी हो गई है वो। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप क्या रहे हैं इसके लिए। देखिए, हमें मालूम है सिचुएशन क्या है हम लोग की, कि देयर इज अ बिग गैप बिटवीन जो एग्जीक्यूशन में और जो हमें दिया जाता है और जो बताया जाता है, उसमें फर्क है, जो काफी फर्क रहता है। क्वालिटी कंट्रोल नहीं है और क्वालिटी का ऑडिट नहीं होगा। तो आज की डेट में इन्होंने एक स्ट्रक्चरल पॉलिसी बनी है, जो मैं उसमें थोड़ी सी, आई विल टेक 1 मिनट ऑन दैट, 1 मिनट उस पर बोलना चाहूंगा मैं, कि स्ट्रक्चरल पॉलिसी में ये आया है कि जो नई सोसाइटीज बन रही है, जो नई हाई राइज सोसाइटीज, लेकिन अभी अगेन ये हाई राइज सोसाइटीज के लिए है केवल, उनको एक थर्ड पार्टी से ऑडिट कराया जाए। क्योंकि ये देखिए, अगर ये खुद ही ऑडिट करते रहे तो वो तो फिर वही किस्सा रहना जो अभी तक है। तो नई सोसाइटीज के लिए इन्होंने मैंडेटरी बनाया है कि थर्ड पार्टी, जैसे जो अभी पोजीशन मिलेंगे उसमें ये होगा कि आईआईटी से या सीबीआरआई से, बिल्डिंग रिसर्च जो रुड़की का सीबीआरआई है, या फिर आईआईटी से, तो इनसे ये एक उसको ऑडिट थर्ड पार्टी से कराया जाएगा, वेदर दीज हाई राइज सोसाइटीज ये रहने लायक भी हैं कि नहीं, इसमें काम कैसा हुआ है, ये जो अर्थक्वेक प्रोन है कि अर्थक्वेक को ये सहन कर पाएंगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें हो गई, लेकिन बात ये हो जाती है कि जो पुरानी सोसाइटीज है उनका क्या होगा। तो उनकी सोसाइटीज के लिए भी इन्होंने बोला है कि ऑडिट जो है वो 5 साल तक तो वो बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहे हैं कि जो 5 साल जो पुरानी है, 5 साल तक बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि अगर स्ट्रक्चर में कुछ भी दिक्कत आती है स्ट्रक्चर में, तो बिल्डर उसको वो करेगा। लेकिन 5 साल बाद जो दिक्कतें आएंगी, तो 5 साल बहुत ही एक शॉर्ट पीरियड हो जाता है। कम से कम एक हाई राइज सोसाइटी की जो लाइफ होती है, लोग लेके चलते हैं 40-50 साल, तो कम से कम एक जनरेशन, तो एक पीढ़ी तो निकले एक घर में। तो वो इन्होंने उस पर इन्होंने वो कुछ नहीं किया है कि 5 साल बाद जो है लोगों को अपना पैसा लगाना पड़ेगा उसके लिए ऑडिट कराने के लिए, चाहे कहीं से कराएं वो। अब बात ये हो जाती है कि जो खरीदार है, जो हाउस जिसने घर खरीदा है,
वो ये बोलता है मैंने 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए का मकान खरीदा है, उसके ऊपर से अब मेरे के लिए ऑडिट के लिए 1-1 लाख रुपया मांगा जाएगा। इट्स एक्सपेंसिव। जो ऑडिट स्ट्रक्चरल ऑडिट होते हैं उसकी रिपेयर अगर करानी पड़े तो वो भी एक मुश्किल हो जाती है। तो पैसा फंडिंग कहाँ से होगी? एओएस जो है वो अपने हाथ खींच लेते हैं। तो अल्टीमेटली रिजल्ट ये होता है कि लोग रिस्क में रहते हैं और रहे जा रहे हैं, और आगे भी अब कोई गारंटी नहीं है कि मतलब इसको ठीक कराएंगे कि नहीं, क्योंकि जब पैसा इन्वॉल्व होता है लोगों का तो वो खर्च करना नहीं चाहते। ये तो हो गई इनकी जो हाई राइज सोसाइटीज की बात है। और देवेंद्र जी ने जो बोला है, जो जो छोटे वाले घर हैं उनका तो कुछ हिसाब ही नहीं है। मतलब ये तो कम से कम इस पे सर्टिफिकेट, ये ठीक है हाई राइज अगर गिरेगी तो क्योंकि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है इनमें, तो इसमें तो बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। लेकिन इक्वली रिस्क पे वो भी हैं जहां हजारों घर है इस तरह के जो कि बिना ऑडिट के बने हुए हैं, जिनका कोई ऑडिट नहीं हुआ है, कोई स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं हुआ है कि ये कितने अर्थक्वेक सहन कर पाएंगे। तो ये एक मतलब बहुत ही वी आर सिटिंग ऑन है ना, एकदम टाइम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं हम लोग। मैं तो ये बोलता हूँ वी आर सिटिंग ऑन अ लाइफ बॉम्ब कि कब क्या हो जाए कि कुछ भरोसा नहीं है इस और अभी भी देखिए यहाँ पर मैं 20 साल से हूँ। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो स्ट्रक्चरल पॉलिसी आई है इसमें जो 5 साल हैं, ये सोसाइटी के पूरे कंप्लीशन के बाद होते हैं या फेज 1 फेज 2 फेज 3 के आधार पे होते हैं? नहीं, ये सीसी और ओसी मिलने के बाद होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिलता है उसके बाद 5 साल लागू। नहीं, कंप्लीशन देखिए सीसी और ओसी भी जो है यहाँ पर फेज वाइज मिलता है। आपको पहले फेज का सीसी मिल जाएगा, ओसी मिल जाएगा, आप उसको पोजीशन दे देंगे, फिर वो सेकंड फेज बनाएगा, फिर वो थर्ड फेज बनाएगा। तो इस हिसाब से उसके हिसाब से होगा। वो सीसी जैसे ही मिलता है उसके बाद से 5 साल तक रहेगा वो वैलिड। मतलब अगर एक टावर का तो एक ही बार में देगा वो, शायद दूसरे टावर का दूसरे टाइम में देगा, तो वो इफेक्टिव जो होगा उस टावर के लिए वो वही होगा कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद 5 साल। ओके, अब मैं इस मामले को लेके राजेश जी आपके पास आता हूँ। आपको क्या लगता है ये जो 5 साल हैं बिल्डर के जो दिए जा रहे हैं, बिल्डर लोगों के काम पूरे नहीं कर रहा? जो पोजीशन या जो फाइनल आज तक यहाँ पर जितनी सोसाइटियां हाई राइज, वो कंप्लीटली आज तक पूरी की पूरी हैंडओवर ही नहीं है। तो वो 5 साल के अंदर किसी भी तरीके के काम कराने की वो रखेगा जो सरकार ये नियम बना रही है, या सरकार भी सिर्फ मुद्दे से भाग रही है कि ठीक है बस किसी तरीके से खत्म कर दें इसको? यही बात ठीक है, यही बात ठीक है कि सब भाग रहे हैं। क्या किसी बिल्डिंग की उम्र जो है वो 5 वर्ष है? तो बिल्डर 5 वर्ष के लिए ही जिम्मेदार कैसे हो सकता है? अगर 5 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं और उसमें स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी देखी जा रही है, जो हमारे उपकरण हैं वो बता रहे हैं कि कमजोर है बिल्डिंग, तो 5 वर्ष कैसे उसको हम तय कर सकते हैं? मेरे ख्याल में है कि नहीं है? सही बात। मेरे विचार से जितनी मेरी जानकारी है, जो ये जो आधुनिक भवन निर्माण है इसमें 60 वर्ष है इसकी उम्र। 30 साल है? 30 साल नहीं, 60 वर्ष है ऑफिशियली सर। उन्होंने 30 किया हुआ है, 30-35, लेकिन वैसे 60 साल। वैसे तो लीज 100 साल की होती है, 59 इयर्स की लीज दी जाती है। हाँ, 60 वर्ष है, एक मोटा मान लेते हैं। मतलब मेरी भी जानकारी है कि 60 वर्ष है, बाकी उसको घटाते बढ़ाते रहें। जैसे पहले जो सड़कें बनती थी उनकी आयु 6 वर्ष मानी जाती थी, अब उनकी आयु 6 महीने है। मैंने नवाब सिंह नागर जो हमारे विधायक रहे हैं, एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे कहा कि सड़कें टूट गई हैं जो अभी बनी थी, जबकि इनका 6 वर्ष से जो उसका PWD का जो मैनुअल है उसमें 6 वर्ष लिखा है कि सड़क बनने के बाद 6 वर्ष। नवाब सिंह नागर बोले, बैरागी जी किस युग में जी रहे हो, अब 6 वर्ष चलती हैं क्या सड़कें? 6 वर्ष क्यों नहीं चलती हैं? क्या तरीका बदल गया है? पैसे कम हो गए हैं? क्या चीज बदल गई है? तो ये जो चीजें हैं, मैं सिर्फ ये एक घुमा घुमा कर लोगों को घनचक्कर बनाने की एक रणनीति है, जिससे कि वो मूल मुद्दे से तो भटक जाएं, बाकी बातों पर बात करने लगे कि 5 वर्ष हुए कि नहीं हुए, पहले तो इसकी गिनती शुरू हो जाए, फिर वो कौन जिम्मेदार है फिर उसे ढूंढा जाने लगे, फिर प्राधिकरण कहे कि हमारे पास हम इसके वैसे तो करा देंगे पर खर्च तुम्हारा होगा।
फिर लोग कहें कि जी हम पैसे क्यों दें, बस ये झगड़ा शुरू, और जो मूल मुद्दा है वो बहस के केंद्र से गायब हो जाए। हम लोग पूरी तरह से एक तरह से ढेर पर बैठे हैं, जैसे अभी राजीव सिंह ने कहा कि एटम बम के ढेर पर बैठे हैं। मैं कहता हूं कि हम एक भुरभुरे रेत के टीले पर बैठे हैं। उसके सरकने की गारंटी किसी की नहीं है कि कब तक, कब नहीं सरकेगा, सरकेगा क्या होगा। हम जापान को जानते हैं। जापान एक देश है, हमारा पड़ोसी देश ही है, बहुत छोटा सा देश है। उस पर सब जानते हैं कि उस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था कभी। उसके बाद उस देश ने खुद को खड़ा किया और उस देश में रोजाना सैकड़ों भूकंप आते हैं। इसके बावजूद वहां पर इस तरह की कोई तबाही नहीं होती है, क्योंकि उस देश ने भूकंप के अनुरूप खुद को खड़ा किया है। उसने भूकंप के मुकाबले के हिसाब से बिल्डिंगें बनाई हैं, तो वहां पर कोई तबाही उस तरह से नहीं आती। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हम भी भूकंप के उसी दायरे में हैं, खासतौर पर दिल्ली, अमृतसर, ये कई शहर, 5 शहर तो हमारे विशेष तौर पर हैं जो सिस्मिक जोन 4 में हैं। हमने अपने आप को कितना तैयार किया है। और यदि एक मिनट में एक बात कहना चाहता हूं कि थाना खोलकर अपराध होने की उम्मीद नहीं की जाती है कि थाना खुल गया है, डीआईजी साहब बैठे हैं कि थाना खोल लें और फिर हम कहें कि अब अपराध का इंतजार करते हैं। अपराध ना हो इसके लिए थाना खोला जाता है, जहां तक मैं समझता हूं कि अपराध ना हो। अब मैं इसी बात पे देवेंद्र शर्मा जी को आ रहा हूं। देवेंद्र जी, बैरागी जी कह रहे हैं कि सब घुमा रहे हैं एक दूसरे को, सब अपनी अपनी बातें टाल रहे हैं, और असल बात यह है कि अधिकारी हो या राजनेता हो, सब अपनी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं कि हमारे समय में ऐसा ना हो जाए। वो बात अलग है कि जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जब वो मुख्यमंत्री थे तो गुजरात में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, क्योंकि गुजरात भी जोन 4 में आता है। हाँ जी। और बहुत भारी तबाही हुई थी। हालांकि जो उसके बाद गुजरात बना, वो कहते हैं कि मतलब बाकी तो जब पता नहीं, क्योंकि उसका भूकंप भी नहीं आया है। तो क्या ये सब ये मान के चल रहे हैं कि भाई जब अब भूकंप आएगा तब वो जो बिल्डिंग टूट जाएंगी, उसके बाद फिर देखा जाएगा, सब कुछ उसी आधार पर चल रहा है? मैं एक मिनट देवेंद्र जी से बात करता हूं। सर, वर्तमान में हम दिल्ली एनसीआर में और विशेषकर गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा, ग्रेटर नोएडा और इस रीजन को यदि देखें तो समस्याएं इस कदर हावी हैं कि जैसे कहते हैं कि हमारे देहाती में कहावत है कि रस्सी के इतनी उलझ चुकी है कि उसके सुधार का प्रारंभ कहाँ से है, यही समझ में नहीं आ रहा है। समस्याएं एक दूसरे के अंदर इतनी घुसी है कि एक को सुलझाने जाते 4 समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। अब स्थिति यह आ चुकी है कि सब अपने अपने कर्तव्य से सुंदर मोड़ पे ले जाकर छोड़ देना चाहते हैं, इतिश्री कर देना चाहते हैं। इसका उदाहरण देखने को मिला है कि अब प्राधिकरण एक पॉलिसी लेकर आए, जिसका भी सिंह साहब ने जिक्र किया है कि भी 5 साल तक हम देखेंगे, बाद में आप जानो और आपका काम जाने। हमारे यहाँ कहते हैं कि मरा सांप गले में पड़ा हुआ है, उसे किसी तरह उतारने की तैयारी चल रही है कि भैया हमारे गले से बला टले और फिर बिल्डर समझे और सोसाइटी में रहने वाले लोग समझे। यहाँ मैं सर एक बात कहूंगा, जितने हम सारे साथियों ने चर्चा की है उसके कुछ, जब साहबेरी घटना हुई थी तो मैंने कुछ चीजें अनुभव की थी और मैंने रिपोर्ट भी वहां लिखी थी कई ऐसी। जिस समय घटना हुई थी और बिल्डिंग गिरी थी, तब विश्वास मानिएगा साहबेरी के उन ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले लोग अपने रिश्तेदारों के यहाँ पलायन कर चुके थे। बड़े जोर शोर से आवाज उठी थी कि भाई ये जो खतरनाक बिल्डिंग है इनका ऑडिट किया जाएगा, स्ट्रक्चर ऑडिट होगा। बाकायदा एक लीगल अथॉरिटी से उसका ऑडिट भी कराया गया। ऑडिट में बड़े संख्या में, लगभग जहां तक मैं मानता हूं बहुत बड़ी संख्या में बिल्डर और लगभग 35 से 40 ऐसी बिल्डिंग थी जिनको चिन्हित किया गया था। लेकिन वक्त बीतने के साथ साथ देखिए सर वक्त का खेल क्या था, वो बिल्डिंगों की संख्या 40 से 35, 30 और फिर 20, 15, 10 होते होते 6 तक मुझे पता चली थी कि सिर्फ 6 खतरनाक बिल्डिंग बची हैं। और जो लोग ये शोर मचा रहे थे भाई
किसी तरह जल्दी से हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बिल्डिंगों खिलवाड़ कर दिया है, उन बिल्डिंगों को छोड़ के चले गए। वो लोग उन बिल्डिंगों में आके बस गए और फिर इस बात का विरोध करने लगे प्रशासन के सामने कि हमारी बिल्डिंग को टच ना किया जाए। इसका मतलब भैया जो होगा सो होगा, हमको हमारी बिल्डिंग में रखा जाए। एक बात। दूसरी बात मैं सर कहता हूँ, दूसरी बात, जब यह घटना हुई थी जिसने दिल्ली एनसीआर को एक संकेत दिया था कि भैया सुधर जाइए, तो मैंने एक रिपोर्ट लिखी थी और रिपोर्ट में ये हमने सोचा था कि रिपोर्टर साथियों ने कि जिस तादाद में यहाँ पर ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतें बन रही हैं, यदि ये एक छोटा सा ट्रेलर जो हुआ है यह अपना बड़ा रूप ले ले, तो क्या यहाँ पर इतने संसाधन है कि रेस्क्यू किया जाए, लोगों की जान को बचाया जाए? तो आप विश्वास मानिएगा, यहाँ पर संसाधन ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है। यहाँ पर ऊंची ऊंची इमारतों में यदि आग लग जाए तो आपके पास एक निश्चित मात्रा से ऊपर की इमारतों की आग बुझाने के लिए आपके पास क्रेन्स नहीं है, आपके पास संसाधन नहीं है। तो यदि ऐसा कोई घटना होती है तो सिर्फ और सिर्फ हम उस दुखद दृश्य को एक दर्शक से ज्यादा बनकर देखने के, कुछ करने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, मैं राजीव जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं बात करता हूं। बस एक बात ऐड करना चाह रहा था कि हमने एक ना प्रस्ताव भी दिया है कि देखिए सिचुएशन जो है हमारे यहाँ कि 5 साल के बाद ही कुछ नहीं करेंगे, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उससे क्या है, एक जब भी कुछ इस तरह की घटना होती है एक पैनिक तो फैलती है सब समाज में, तो हाई राइज सोसाइटीज और कहीं पे भी सब में डर का माहौल पैदा हो जाता है। तो हमने एक उन्हें प्रस्ताव दिया था कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक जगह एक इंस्पेक्शन करें, कम से कम हर एक, जैसे हाई राइज सोसाइटी है वहां जाके इंस्पेक्शन करें कि इनको ऑडिट की जरूरत भी है कि नहीं। देखिए कुछ ऐसी हाई राइज सोसाइटीज ऐसी भी होंगी जो कि ठीक ठाक बनी हुई होंगी, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सारी की सारी बेकार ही है, अगर 20-30% भी है लेकिन वो बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, अगर 20-30% भी खराब बनी हुई है तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसपे ये वो मान भी गए थे बट उसे लागू नहीं किया इन्होंने, कि हर एक हाई राइज में जाएं, देख के आए कि भाई किसी की अगर हालत खराब है तो उनको रिकमेंड करा जाए भाई तुम स्ट्रक्चरल ऑडिट इसका करा लो, बिकॉज ये डर का माहौल है। हालांकि उन्होंने नोएडा अथॉरिटी ने ये भी उसमें प्रस्ताव में, ये भी उनका जो पॉलिसी है उसमें ये भी लिखा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम उसमें पैसा खर्च करके कर देंगे, लेकिन वो पैसा देना पड़ेगा लोगों को, मतलब इमीडिएटली। ठीक है, आपका पॉइंट है कि एक बार जो है दिल्ली एनसीआर के जितनी भी जगह हैं, जितने भी हैं सबका एक, मैं नवीन भटनागर, एक सेकंड के लिए बात करूंगा। एक छोटी सी बात मैं बीच में छूट गई थी। उस समय सर जब साहबेर की घटना हुई थी तो उस समय बड़ी चिंता गांवों को लेके हुई थी, जो हम अभी बात करेंगे जो कलम बन चुके हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के। तो उस समय नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कहा था कि हम गांवों के लिए एक नियमावली लेके आएंगे, जो इन यहाँ पर अनियमित और जिगजैग तरीके से मकान है उनकी सुरक्षा को लेके होगी। मैं आपके पॉइंट पे अभी आऊंगा, मैं एक मिनट अभी आऊंगा। आज तक कोई नियमावली पर चर्चा प्राधिकरण के अंदर नहीं है। ठीक है, मैं इसी पॉइंट पे आऊंगा। मैं नवीन भटनागर जी से पूछ रहा हूँ। नवीन भटनागर जी, ये जो एक सजेशन है या ये जो डिमांड है कि सबका दिल्ली एनसीआर का पूरे एक सिरे से ऑडिट करने की जरूरत है कि कितनी बिल्डिंगें इस समय खतरे के निशान पर हैं और कितने खतरे के निशान से ज्यादा हैं और कितनी सुरक्षित हैं, क्या ये केंद्र की जिम्मेदारी है या केंद्र सिर्फ स्टेट को एडवाइस कर सकता है? देखिए, ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें केंद्र का कोई दखल नहीं है। केंद्र केवल डायरेक्टिव्स दे सकती है, ये राज्य सरकारों का दायित्व है उसका ऑडिट कराना। पब्लिक सिक्योरिटी, पब्लिक सेफ्टी, ये राज्य सरकार का जिम्मेदारी है, उनको करवाना चाहिए। और जैसा लेकिन क्या केंद्र की तरफ से कोई ऐसी बड़ी पॉलिसी अनाउंस होनी चाहिए जिससे एटलीस्ट जो इस तरीके के क्षेत्रों में लोग हैं या जगह हैं जो सरकारें वहां पर मजबूर हों, क्योंकि केंद्र जब सलाह दे देता है, तो हमने कोविड में भी देखा कि केंद्र ने कहा कि भाई आप अपने हिसाब से कर लीजिए, तो राज्यों ने अंतिम क्षण तक जो है फैसले नहीं लिए और जब मामले बिगड़े तो बाकायदा केंद्र को एक इमरजेंसी या आपातकाल के तौर पे उसको लागू करना पड़ा। तो क्या केंद्र को कोई ऐसी पॉलिसी अनाउंस करनी चाहिए जिससे ये पता लगे कि जो ये दिल्ली एनसीआर का है या जो भी जगह ऐसी हैं पूरे देश में जो ज्यादा खतरनाक हैं, वहां पर एक इमरजेंसी ड्राइव चलाई जाए, चाहे वो 1 साल चले 2 साल चले, क्योंकि कब तक हम लोग ऐसी बातें करते रहेंगे? देखिए, ऐसा है, इसके लिए बाई लॉज बने हुए हैं, जैसा नेशनल बिल्डिंग एक्ट बना हुआ है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, इसके ऊपर टाइम टू टाइम दिए गए हैं।
उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पॉलिसी 2009 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनी हुई है, इज ए अथॉरिटी, और इसके तहत बहुत से केस बुक किए जाते हैं और उसमें लोगों को सजा भी होती है। तो कहने का मतलब इतने सख्त कानून है, डायरेक्टिव्स ही है, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टिव्स देती है और उनको लोगों को आगाह किया जाता है। एसओपीज बनी है, स्टेट गवर्नमेंट ने एसओपीज बनाई हुई है। आप कलेक्टर एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस सब में पता कर लीजिए, इवन देन पंचायत लेवल पे भी एसओपीज के वो दिए गए हैं, डायरेक्टिव्स सब कुछ दिया है। लेकिन होता क्या है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, मतलब हमारे भाई लोग इतने हिम्मत वाले हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई इतने हिम्मत वाले हैं कि वो खतरे से खेलना जानते हैं, उन्हें कोई डर नहीं है, कोई नियम नहीं मानते, क्योंकि वो शेर है, दे आर लॉयल। जी मैं इसी पॉइंट पे ला रहा हूँ। मैं सल्यूट करता हूँ हिंदुस्तानियों को, इंक्लूडिंग माय सेल्फ। जी बैरागी जी, ये जो अभी हम नवीन भटनागर जी ने कहा कि वाकई हमारे जो लोग हैं बड़े शेरदिल हैं और खतरों के खिलाड़ी हैं। हमको पता है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब या ख्याल अच्छा है कि हम सिस्मिक कोर जोन में हैं, भूकंप आ सकता है, भूकंप आता है, बिल्डिंगें गिरती भी हैं, लोग मरते भी हैं। और जैसा कि देवेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि भाई साहब गांव के लिए एक नियमावली बननी थी, अथॉरिटी ने कुछ किया नहीं। मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम कितने बड़े शहर हैं। अभी 2 दिन पहले एक खबर आई थी कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 50 करोड़ की एक जमीन खाली कराई और वहां पे जो है जो भी निर्माण था उसको अवैध बताकर गिरा दिया। मैं 2 दिन बाद उसको ये देखने गया कि इस निर्माण के बाद की स्थिति क्या है। तो मैंने देखा कि वो जो कुछ लोग होंगे वहां पर मौजूद थे, तो मैंने पूछा भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर? बोले तुम क्यों आ गए, हम तो वैसे ही परेशान हैं। तो मैंने कहा भाई मैं पत्रकार हूं, ये पता करने आया हूं कि आप लोगों की क्या स्थिति है, क्यों गिरा है ये। बोले हमारी तो कोई नोटिस नहीं दिया गया, हमारे साथ बड़ा अन्याय हो गया। मैंने मगर अथॉरिटी ने ये कहा है, प्राधिकरण ने ये कहा है कि आपका ये अवैध कब्जा था, गलत निर्माण था, इसलिए गिराया गया और 50 करोड़ की जमीन मुक्त कराई गई है। तो बोले तुम सब लोग आ गए हो उगाही करने। तो मैंने कहा भाई पत्रकार कैसे उगाही करेगा तुमसे, ये तो बताओ, तुम्हारा तो वैसे गिरा पड़ा है सब कुछ। तो ये जो मैं वाक्य सुना रहा हूं, ये मैं इसलिए सुना रहा हूं कि जो देवेंद्र जी ने बात कही कि साहब नियमावली नहीं बन पा रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक ऐसा एंगल है जिसमें प्राधिकरण के ऊपर भी दबाव होता है, माफिया प्लस राजनेताओं का, कि भैया कुछ मत करो, हमारे लोग हैं, या हम तुमने गिरा दिया है, ये तो बहुत ही बुरा कर दिया है। क्योंकि किसी का कच्चा मकान भी गिर रहा है तो वो भी कह रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है। मरने दो मगर कम से कम घर तो रहने दो। जी देखिए, कच्चे मकानों से तो कोई खतरा नहीं खतरा तो पक्के मकानों से। और जहां तक ये दिल्ली सिस्मिक जोन वाला जो मसला है, इसके लिए मुझे एक पुरानी हिंदी चलचित्र का गीत याद आता है, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखें। यहाँ किस्मत आजमाई जा रही है। मैं आज दोपहर, एक सज्जन हैं, वो थोड़ा ज्योतिष में उनका अनुभव है, तो वो कल मुझे उन्होंने फोन करके कहा कि मैंने तुम्हें 2019 में कहा था कि एक बड़ा भूकंप आने वाला है, छोटे छोटे तो आते रहेंगे लेकिन एक बड़ा भूकंप आने वाला है, वो आ गया है। तो मैंने कहा जी ये आप भूकंप आने के बाद ये कहना तो आसान काम है किसी भी ज्योतिषी के लिए कि देखिए मैंने पहले से घोषणा, ऐसी घोषणाएं बहुत सारी मैं भी कर सकता हूँ, आप डेट और टाइम बताएं तब हम भविष्यवाणी को सही मान सकते हैं। लेकिन आज दोपहर में उन्हीं सज्जन से कह रहा था कि एक बार यहां भी आ जाए, हम देखना चाहते हैं भूकंप के। ये केवल मजाक नहीं है जिसे मैं कह रहा हूं। हम सोचते हैं कि हम उसके दर्शक बनेंगे, हम ये नहीं सोचते हैं कि हम उसके भुक्तभोगी होंगे। हर आदमी यहाँ पर ये अधिकारी भी, आप क्या समझ रहे हैं, डीआईजी साहब बैठे, वो ये सब लोग दर्शक के तौर पर जिंदा रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम इसके भुक्तभोगी होंगे। और ये जो माफिया, बिल्डर, सरकार
इन सब का जो गठजोड़ है, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस देश में 3 चीजें काम करती हैं, नीति, नियति और नियत। इस देश की नीतियां बहुत अच्छी हैं, किसी भी देश से अच्छी हैं, मैं दावे से कहता हूं। इस देश के लिए नियति बहुत अच्छी है। प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जो भी शक्ति है उसने हमें बहुत बहुत कुछ दिया है। यहाँ नियत का मसला, यहाँ नियत खराब है। वो ऊपर से लेकर नीचे तक सारे लोग गंभीर रूप से बेईमान है, बीमार नहीं, बेईमान है गंभीर रूप से। और जो आम आदमी है उसे ये बताया जाता है कि अपने जो भी आप कमा रहे हैं उसका 30-35% अपने स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित रखिए, आपको कभी भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन उसकी औकात है क्या 30-35% बचा कर रखने की? उसकी औकात है क्या वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करा ले? उसकी औकात पंचर लगवाने की नहीं होती है। वो बहुत दूर तक अपनी बाइक को, साइकिल को घसीट कर ले जाता है। ये सब काम है जिनको हमने जिम्मेदारी दी है, जो विभिन्न स्रोतों से फंड इकट्ठा करते हैं और उसे जरूरत की जगह पर खर्च करते हैं। और वो ये गोलमोल बातें बनाने लगे, वो हमें एक कहानी सुनाने लगे कि 5 वर्ष बिल्डर, उसके बाद फलाना, उसके बाद ठिकाना, फिर आप और नहीं तो रहिए इसी में, भूकंप का इंतजार करिए, आपकी किस्मत होगी तो आप बच जाएंगे, किस्मत नहीं होगी तो आप जो है आपकी लाश निकाल ली जाएगी। ठीक। मैं अब इस मामले को क्लोज कर रहा हूं। नवीन भटनागर जी, सिर्फ 2-3 बातें मैं जानना चाहूंगा कि देखिए, भगवान ना करे कि भूकंप आए, मगर फिर भी कुछ बेसिक चीजें जो हमारी हैबिट में होनी चाहिए, अगर हमें बता सकें कि किस तरीके से, अगर हमें एहसास हो तो क्या क्या करना चाहिए, 2-3 बातें, तो इस चलते चलते इस लास्ट में हम जो है इसको जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। देखिए, पहली बात तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये जितना नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरिया बसा हुआ है, ये जमुना बेल्ट पर बसा हुआ है और रेतीली जमीन है। और दूसरा क्या है कि यहाँ पर जनरली जो लोग मकान बनाते हैं सब ऊपर, जैसे 12 मंजिला, 8 मंजिला, 4 मंजिला, 6 मंजिला ऐसे मकान बनाते हैं और उतनी ही पानी की टंकियां 1000 लीटर की ऊपर रखते हैं, जिनको फिक्स करने नहीं करते हैं। हल्का सा भी क्वेक आता है तो पूरी टंकी एक तरफ होगी और पूरी बिल्डिंग उधर टिल्ट होकर गिरेगी। दूसरा, चौड़ी रोडें नहीं है, अगर फायर लग जाए तो गाड़ी नहीं जा सकती। तीसरा, ये तो सर समस्याएं हमने समझ ली। मैं सिर्फ समाधान की बात कर रहा हूँ कि लोग अपने बचाव के लिए, उसका अपने बचाव के लिए बता रहे हैं, समाधान बता रहे हैं। तरीका ये है कि आप अपने मकान को स्ट्रेंथन बनाइए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, बहुत जरूरी है ट्रेनिंग देना। यहाँ पर ये वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष ही बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि कोशिश करें, हमसे कभी मिलिए, हम बताते हैं। तो आप ये एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराइए, पैसों की चिंता छोड़ दीजिए, लोगों को जागरूक करना। अगर हम 4 लोगों की जिंदगी भी बचा पाए तो ये हमारे लिए ऊपर की तरफ से खुदा का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा होगा। पब्लिक को अवेयर करिए, गवर्नमेंट नहीं करेगी, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैं तो एनडीआरएफ से हूँ, एनडीए में एक हमने बनाया है, 2004 में फोर्स हमने खड़ी करी थी। ये सारी कार्रवाई हमने की हुई है। आज भी मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एडवाइजर हूँ, पूरे सारे टीवी चैनल का हूँ, हर एक में बताता हूँ, बार बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताता हूँ, चीफ मिनिस्टर को बताता हूँ, चीफ सेक्रेटरी को बताता हूँ, लेकिन वो बिल्कुल कोई भी राजी नहीं सुन के। आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं है, आपके पास ट्रेनिंग नहीं है, वो सब दीजिए, पब्लिक को ताकतवर बनाइए भाई, लोगों को। ठीक है सर, टाइम, हाँ जी, टाइम क्लोज हो रहा है और मैं अब इसको यहाँ क्लोज करना चाहूंगा इस क्लोजिंग नोट के साथ कि भूकंप के आगे ना तो सरकारें कुछ कर सकती हैं और ना ही हमारा प्रशासन बहुत ज्यादा कुछ कर सकता है। भूकंप के हम विक्टिम भी हो सकते हैं, दर्शक के अलावा। इसलिए जरूरी यह है कि जो इससे बचाव के लिए ट्रेनिंग्स हैं, जो इससे बचाव के तरीके हैं, हमको उन पर ध्यान देना चाहिए। जो भी हमारी एओए हैं, जो भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उनको ये जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप फंस जाएंगे तो कोई बचाने आ जाए, यही आपके लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी। लेकिन उस बचाव से पहले की जो प्रक्रियाएं हैं उसकी ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ेगी। कैसे सांस लेते रहें जब दम घुट रहा हो, या
हाँ। कैसे जो है हमें अपनी जान बचानी है, किस तरीके की चीजें हैं, कुछ जो बेसिक एक फर्स्ट एड होती है वो एक सबको आनी चाहिए। और उसके लिए अगर हमें पहले से इन सब चीजों को अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालें तो शायद ज्यादा अवेयर होंगे। बाकी सत्या का, अधिकारियों का गठजोड़ चलता रहेगा, थोड़े थोड़े अतिक्रमण हटते रहेंगे, हम लोग बातें करते रहेंगे और ये इल्जाम भी लेते रहेंगे कि शायद उगाही करने आए हैं, मगर हम ये उगाही और इल्जाम करते रहेंगे ताकि जो है लोगों की जान बच सके। इस परिचर्चा को आज हम यही विराम दे रहे हैं, कल फिर किसी नई परिचर्चा पर नए लोगों के साथ मिलेंगे। अगर आप इस प्रोग्राम को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एक अपनी जो बेल लगा होता है उसमें जरूर उसको दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करते हैं तो हमको आर्थिक तौर पर सहयोग दे सकते हैं ताकि हम आपके लिए इस कार्यक्रम को और मजबूती से लाते रहें। धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।